हेलो। कैसे हैं आप लोग? चलिए, तो मैं आपको फिज़िकल केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। आप अगर मेरे बारे में थोड़ा सा इंट्रो चाहते हैं तो आप मेरे चैनल सेक्शन में जाके मेरा इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। मेरे कुछ अचीवमेंट्स आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए काम की बात करते हैं। मैं आपको फिज़िकल केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। और जेई मेन, एडवांस, केवीपीवाई, ठीक है, इन सब को ध्यान में रखते हुए मैं आपको फिज़िकल केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा। जो बच्चे एनटीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी पढ़ सकते हैं, उनका भी मैंने खासा ध्यान रखा है, ठीक है। तो मेरे 2 लेक्चर सीरीज़ चलेंगे। एक लेक्चर सीरीज़ तो वो होगा जिसमें मैं आपको स्लोली एक-एक बेसिक कंसेप्ट बताते हुए एडवांस लेवल तक ले जाऊँगा, ठीक है। ये मैंने इसलिए स्टार्ट किया है कि आप लोग को बहुत बेनिफिट हो इसका, जो बेसिक से पढ़ना चाहते हैं। तो मैं बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक ले जाऊंगा। बेसिक मीन्स कहें तो बोर्ड एग्ज़ाम लेवल, एकदम लो लेवल, बोर्ड एग्ज़ाम लेवल से लेके मैं आपको जेई एडवांस लेवल तक ले जाऊंगा, ठीक है। और चूँकि सितंबर में जेई मेन आने वाला है, अब ये नहीं पता कि ये होगा या ना होगा, ठीक है। उसके अकरेंस पे तो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं कि वो होने वाला है या नहीं होने वाला है। फिर भी हम तो मान के चलेंगे एज ए स्टूडेंट और एज ए टीचर कि वो होगा ही, ठीक है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि मैं उसके लिए रिवीजन सीरीज लेके आने वाला हूं आप लोग के लिए, जो आप लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो चलिए, तो उसका रिवीजन सीरीज जब मैं लेके आऊँगा तो उसमें बहुत तेज़ कॉन्सेप्ट बताऊँगा और मैं क्वेश्चंस करने पे ज़्यादा फोकस करूँगा। और जितने भी रिलेटिव क्वेश्चंस हैं आपके चैप्टर्स के, ठीक है, जो जो प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, जो जो आ सकते हैं जेईई मेन सितंबर में, ठीक है, तो वो क्वेश्चंस को मैं कराऊँगा, ठीक है। फिर जे एडवांस होगा तो जे एडवांस के क्वेश्चंस को कराऊँगा। तो ये सब आप लोग की सुविधा को ध्यान में देखते हुए मैं कर रहा हूँ। चूँकि मैं भी जान रहा हूँ कि अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद हैं, सारे बच्चे घर पे लॉकडाउन में पड़े हैं, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना मुश्किल हो जाता है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू प्रोवाइड यू बेस्ट प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने फिज़िकल केमिस्ट्री में जो सबसे आसान चैप्टर है उसको पकड़ा है, ठीक है। और वहीं से बेसिक समझते हैं, क्योंकि यही सब चैप्टर की जड़ है। आपको स्टोइचियोमेट्री में हर एक चैप्टर मिलेगा, ठीक है। स्टोइचियोमेट्री बेसिकली हम लोग रिएक्शन को स्टडी करते हैं, कंपाउंड को स्टडी करते हैं, एलिमेंट को स्टडी करते हैं, क्या सब्सटेंस होता है, क्या मैटर होता है, कंपाउंड क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, कंपोजिशन क्या होता है, डेफिनिट प्रोपोर्शन क्या होता है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है, ठीक है। ये सब को स्टडी करते हैं, जो बहुत बहुत बेसिक है केमिस्ट्री में। और बच्चे इस चैप्टर को बहुत हल्के में लेते हैं, ठीक है। और बाद में जाके जब वो आयोनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स में फंसते हैं तो बोलते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम हार्ड है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इस चैप्टर स्टोइचियोमेट्री को, ठीक है, बहुत ही बेसिक ढंग से, बहुत ही जेन्युइन तरीके से अगर करते हो तो आपको ना आयोनिक इक्विलिब्रियम में प्रॉब्लम आएगी, ना आपको थर्मोडायनेमिक्स में प्रॉब्लम आएगी, ना आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। जहाँ भी है सब कुछ रिएक्शन ही है, ठीक है। और मेन लिमिटिंग रिएजेंट होता है। हम लोग दरअसल जब जो ही क्वेश्चन में रिएक्शन देखते हैं घबरा जाते हैं, अरे बाप रे, अब तो कैसे बनेगा, अब तो कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट, ऐसे घबरा जाते हैं जैसे कि बहुत हार्ड है। देखिए, वो आयनिक इक्विलिब्रियम हार्ड नहीं है, उसमें बहुत सारे चैप्टर का कॉन्सेप्ट लग रहा है और आपका वो चैप्टर का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसमें जितना भी चैप्टर इंक्लूडेड है, तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम उस चैप्टर में भी नहीं होने वाला। और इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर अपनी रीड है, ठीक है, ये एकदम बैक है और इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से करना है ताकि हम एडवांस तक जा पाए, ठीक है। और इस चैप्टर के बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप कहीं भी, जैसे चलिए, तो स्टोइचियोमेट्री स्टार्ट करते हैं। ये मेरा स्टोइचियोमेट्री लेक्चर 1 होगा, ठीक है। इसके बाद मैं सीरीज ऑफ लेक्चर्स भी अपलोड करूँगा, ठीक है। तो चलिए, अब देखिए ये सब्सटेंस क्या होता है, ये मैटर क्या होता है, ठीक है। अब कहिएगा सर जेईई मेन में तो डिफिनीशन पूछता नहीं है, आप डिफिनीशन बता रहे हो। मैंने आपको कहा मैं आपको बोर्ड लेवल से जेईई एडवांस तक ले जाऊंगा, ठीक है। और डिफिनीशन पूछता नहीं है, लेकिन डिफिनीशन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। कहाँ पे मैटर लिखा है, कहाँ पे कंपाउंड लिखा है, कहाँ पे एलिमेंट लिखा है, कहाँ पे मिक्सचर लिखा है,
ठीक है, कहाँ पे कोलॉइड लिखा है, कहाँ पे सस्पेंशन लिखा है। सस्पेंशन देखते ही आपको सस्पेंशन की सारी प्रॉपर्टी, सस्पेंशन का डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, तभी जाके आप आंसर कर पाइएगा। ठीक है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ न्यूमेरिकल ही इंपॉर्टेंट नहीं होता। ठीक है, ये एज एन एक्सपीरियंस मैं बोल रहा हूँ, अपनी जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब भी होता है। तो चलिए काम की बात पे आते हैं और सबस्टांस देखते हैं। जिनको भी लगे कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है तो आप उनको कमेंट कीजिए, और जिनको जो भी नहीं समझ में आता है वो वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, ये सबस्टांस है क्या, ये सबस्टांस क्या है ये सबस्टांस। ठीक है, देखिए सबस्टांस को मैटर भी कहते हैं। ठीक, मैंने क्लियर लिखा है, एनीथिंग विच हैज मास एंड वॉल्यूम इज नोन एज मैटर और सबस्टांस। ओके, चलिए, तो जिसके भी पास मास है और वॉल्यूम है वो मैटर या सब्सटेंस कहलाता है। मास मीन्स आपके बॉडी में मास है, आपके बॉडी का कुछ वॉल्यूम है। वॉल्यूम कहने का मतलब कि आपका बॉडी जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, वॉल्यूम कहें किसी ऑब्जेक्ट का तो वो ऑब्जेक्ट जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो उसका वॉल्यूम है। ठीक है, वॉल्यूम इज़ नॉट अ फॉर्मूला लाइक वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पायर स्क्वायर, उसका आसानी से निकाल लेते इसलिए फॉर्मूला है। वॉल्यूम क्या है, जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हो ऑब्जेक्ट वो उसका वॉल्यूम है। और मास क्या है, वो जितना भारी है। ठीक है, जितना उसका मतलब ऐसे समझिए जितना भारी है, ठीक है, वो उसका मास है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर मास है और अगर वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो वो सबस्टांस। ठीक है, चलिए सबस्टांस के कुछ क्लासिफिकेशंस देख लेते हैं। ठीक है, जो अपना फिजिकल क्लासिफिकेशन है, ठीक है, फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर आता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, बीईसी, प्लाज्मा। अब देखिए फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है सर, मतलब फिजिकली हम अगर उसको क्लासीफाई कर पाते हैं, फिजिकली अगर हम उसे अलग अलग कर पाते हैं। जैसे सॉलिड क्या है, फिजिकली हम देख के बता सकते हैं कि ये बर्फ है, ये सॉलिड है, ये आइस है, ये सॉलिड है। फिजिकली हम देख के बता सकते हैं ये लिक्विड है। ठीक है, तो मतलब जैसे वाटर है तो हम देख के बता सकते हैं वो लिक्विड है। कोई अगर कहे कि वाटर सॉलिड है, आप कहिएगा नहीं वो लिक्विड है। अगर आप नहीं भी पढ़े तो आप ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि आप फिजिकली उस चीज़ को फील कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसी का मतलब फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, बीईसी है, प्लाज्मा, ये फिजिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, आप देख के नहीं बता सकते, वो केमिकली है। जैसे अगर वाटर है आपका और वाटर में अगर मान लीजिए सॉल्ट सॉल्यूबल है, सॉल्ट को मिला दिया गया है वाटर में, तो आप देख के नहीं बता सकते। अगर दो ग्लास रखा हुआ, एक ग्लास में वाटर है, एक ग्लास में वाटर विद साल्ट है, आप देख के नहीं बता सकते कि किस ग्लास में सिर्फ वाटर है और किस ग्लास में साल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप देख के नहीं बता सकते हैं, वो केमिकली आप बता सकते हैं। केमिकली कहिएगा सर पी के बता सकते हैं, वो भी फिजिकल सही है। मैंने जो एग्जांपल दिया उसमें आप पी के बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं, अब HCl तो आप नहीं पीजिएगा। ठीक है, बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं, जब HCl एक क्लास में, तो हम HCl का किसी से रिएक्शन कराएंगे, कुछ प्रोडक्ट आएगा तो मानते हैं अच्छा HCl होगा तब तो इससे रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो ऐसे केमिकल क्लासिफिकेशन होता है। तो केमिकली अगर हम डिवाइड करते हैं, जैसे केमिकल क्लासिफिकेशन में दो टाइप है, प्योर है, इम्प्योर है। ठीक है, और ये बीईसी प्लाज्मा क्या होता है, तो बीईसी प्लाज्मा देखिए सॉलिड के बारे में मैं आपको सॉलिड स्टेट में बताऊंगा बहुत अच्छे से, लिक्विड के बारे में मैं आपको लिक्विड स्टेट में बताऊंगा, लिक्विड सॉल्यूशन में बताऊंगा, गैस के बारे में अपने गैसियस स्टेट में, पूरी पीएचडी करनी है तो अपने सिलेबस में है। ठीक है, बीईसी और प्लाज्मा अपने सिलेबस के आउटसाइड है। ठीक है, और बीईसी प्लाज्मा का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्लास 8 में भी मिलता है। अगर आपको इसमें कुछ कंफ्यूजन हो, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट होता है बीईसी, और प्लाज्मा भी एक तरह का वही है, सब्सटेंस है। ठीक है, तो अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इस पर स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जिसकी ज़रूरत है मैं वही बताऊंगा। ठीक है, तो ये प्योर हुआ, इम्प्योर हुआ, केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब देखिए केमिकल क्लासिफिकेशन में प्योर है, इम्प्योर है। अब मान लीजिए कि कोई भी सॉलिड है, आप देख के नहीं बता सकते वो प्योर है या इम्प्योर है। ठीक, आप केमिकली उसको किसी तरह से आइडेंटिफाई करके बताते हैं ये प्योर है, ये इम्प्योर है। ठीक है, अब देखिए प्योर का डिफिनेशन होता है कि उसका कंपोजिशन फिक्स होता है, और इम्प्योर का मतलब होता है कि उसका कंपोजिशन वैरी होता है। अब ये क्या मतलब है भाई,
कंपोजिशन फिक्स, कंपोजिशन वेरी। देखिए कंपोजिशन क्या होता है, जैसे आप मार्केट में कोई मेडिसिन खरीदते हैं, ठीक है, तो उस पर कंपोजिशन लिखा रहता है कि इसमें ये मान लीजिए अमीन इतना है, इसमें अल्कोहल इतना परसेंट है। उस कंपोजिशन का डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड का दवाई मिलता है, लेकिन काम वही करता है, वर्क एक है। ठीक, जैसे मान लीजिए कि बुखार की दवाई पैरासीटामोल है, कोई बुखार की दवाई कुछ और भी दे सकता है, कंपोजिशन वो हो। पैरासीटामोल तो एक कंपनी है, उसकी जो भी कंपोजिशन होगा, उस कंपोजिशन के बेसिस पे अगर कोई दवाई बनाता है, ठीक, और अपनी कंपनी का नाम अलग रखता है। फिक्स कंपोजिशन में, फिक्स कंपोजिशन करने का मतलब क्या है, अगर 90% अल्कोहल है, 3% सल्फर है, 2% ऑक्सीजन है, तो उसके हर एक दवा में, जो भी दवा कोई भी ब्रांड हो, वो बनाएगा दवा तो 90% अल्कोहल होगा, जैसे जैसे है वैसे ही होगा, वो हुआ फिक्स्ड कंपोजिशन। तो उसको कहते हैं प्योर। जैसे हम जो टैबलेट खाते हैं उसका कंपोजिशन फिक्स है, इस कंपोजिशन का टैबलेट है, तो वो क्या हुआ, प्योर। ठीक है। वेरिएबल कंपोजिशन क्या हुआ, ठीक, कंपोजिशन हमको नहीं पता, वो वेरी कर रहा है। जो तो जैसे मान लीजिए कहीं से डस्ट उठा लिए, उसका कंपोजिशन मुझे नहीं पता कि उसमें क्या क्या मिला हो। ठीक, आप जाके स्मशान शमशान से डस्ट उठाइए और आप जाके किसी चौराहा पर से डस्ट उठाइए, दोनों के डस्ट में बहुत डिफरेंस रहेगा। ठीक है, शमशान के डस्ट में सैंड पार्टिकल ज़्यादा होंगे और किसी चौराहा पे बेस है कि मतलब मान लीजिए सॉइल पार्टिकल ज़्यादा होंगे, तो मतलब उसका कंपोजिशन फिक्स नहीं है। ठीक है, तो उसको कहते हैं इम्प्योर। ठीक है, अब देखिए, तो वेरिएबल कंपोजिशन और फिक्स कंपोजिशन का मतलब मैंने आपको समझाया। ठीक है, वेरिएबल कंपोजिशन जिसका होता है उसी को इम्प्योर कहते हैं, और फिक्स कंपोजिशन जिसका होता है उसी को प्योर कहते हैं। अब देखिए, फिक्स कंपोजिशन का दो क्लासिफिकेशन है, एक एलिमेंट है, एक कंपाउंड है। इसके बारे में तो अभी पूरी पीएचडी करनी है, मैं आपको अभी बताऊंगा, इसी यही मेन है। ठीक है, और मिक्सचर देखिए, होमोजेनस मिक्सचर होता है, हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है। मिक्सचर भी दो टाइप का होता है, होमोजेनस मिक्सचर सॉल्यूशन होता है, हेट्रोजेनस मिक्सचर भी दो टाइप का होता है, कोलॉइड होता है, सस्पेंशन होता है। तो ये जितना भी है, ये पार्ट जितना भी है, ठीक है, ये जितना भी पार्ट है, इसको हम लोग पता है कहाँ पढ़ने वाले हैं, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं सरफेस केमिस्ट्री में, बहुत अच्छे से। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन में पढ़ेंगे इसको बहुत अच्छे से। तो चलिए अभी इसको होल्ड करते हैं। ठीक है, और एलिमेंट और कंपाउंड तो इसी चैप्टर में पढ़ना है, तो इस पे अभी अपना पूरा रिसर्च करना है। ठीक है, तो एलिमेंट क्या होता है, प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस विच इज मेड ऑफ आइडेंटिकल एटम। आइडेंटिकल मीन्स होता है सेम। ठीक है, सेम एटम से बना हो जो प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, सेम एटम, जैसे मान लीजिए कार्बन, ठीक, कार्बन है वो एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, वो सेम एटम वो एटम से ही बना है, वो एलिमेंट है। ठीक, और कंपाउंड क्या है, कंपाउंड का प्रोपोर्शन फिक्स होता है, जिस प्रोपोर्शन में कोई दो एलिमेंट कंबाइन करता है उसका प्रोपोर्शन फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, ठीक है, लेकिन उसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होता है किसी भी कंपाउंड में। तो ये सब अभी तो हम चर्चा करेंगे, ये सब तो मेरे टॉपिक का पार्ट है। अब कहिएगा सर, जब आपको ये वाला चर्चा नहीं करना था, ये वाला पार्ट आपको बीईसी प्लाज्मा नहीं डिस्कशन करना था, आपको ये वाला पार्ट डिस्कस करना है, तो सिर्फ यही बताते। देखिए, आपको पता होना चाहिए फुल क्लासिफिकेशन एक्चुअल में क्या है। आपको जब भी सब्सटेंस दिमाग में आए तो आपको ये टेबल एकदम दिमाग में घूम जाना चाहिए, उससे आपका बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये तो धीरे धीरे चैप्टर में जब आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा, तो ये आपके बहुत काम की चीज़ है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एलिमेंट क्या है। ठीक है, एलिमेंट क्या है, क्या है एलिमेंट। एलिमेंट का मैंने बताया कि प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस जो कि आइडेंटिकल एटम से बना हो। ठीक है, अब देखिए, एलिमेंट्स आर द प्यूरेस्ट सब्सटेंस, कहता है एलिमेंट्स आर द प्यूरेस्ट सब्सटेंस। देखिए ये वाला, एलिमेंट्स आर द प्यूरेस्ट सब्सटेंस विच कांट बी ब्रोकन फर्दर बाय केमिकल और फिजिकल मीन्स। देखिए, कार्बन को आप ब्रेक नहीं कर सकते, ऑक्सीजन को आप ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, केमिकल या फिजिकल मीन किसी भी तरीके से आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो अपना एलिमेंट एकदम यूनिट है, बेसिक यूनिट। ठीक है, और देखिए
ये एक पॉइंट है। ऑल आइसोटॉप्स ऑफ ए पार्टिकुलर एलिमेंट हैविंग आइडेंटिकल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, मतलब एक एलिमेंट है, ठीक, जैसे मान लीजिए एक एलिमेंट है, ठीक, मान लीजिए किसी भी एलिमेंट का सिंबल ऐसे लिखते हैं, ये तो पढ़ना है जी, क्लास 10th में पढ़ना है, 9th में भी शायद पढ़ना है, शायद 10th में पढ़ना है। तो ये तो पढ़ना है कि एक्स लिखते हैं जो केमिकल सिंबल होता है एलिमेंट का। अब इतना बेसिक चीज़ आप थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, एक्स जो होता है वो केमिकल सिंबल होता है, यहाँ पर जेड जो होता है वो एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, और जो ए होता है वो मास नंबर होता है। ठीक है, तो अब देखिए मैंने सब कुछ यहाँ पे लिखा भी है, बाकायदा यहाँ पे लिखा है जेड एटॉमिक नंबर है, पी नंबर ऑफ प्रोटॉन है, एन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, ए मास नंबर है। ये आपको याद रखना होगा, ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, ये वाला पार्ट अपना बहुत स्टैंडर्ड है, ये आपको याद रखना है। तो किसी भी एलिमेंट का सिंबल ऐसे डिनोट करते हैं। अब मान लीजिए कार्बन का आइसोटोप है, हम एक एग्जाम्पल लिए, मान लीजिए कार्बन का आइसोटोप है, जैसे मान लीजिए यहाँ कार्बन 12 है। ठीक है, तो इसको लिखते हैं C612। ठीक है, 6 मतलब ये 6 क्या है, जेड है। देखिए जेड की जगह 6 आया, मतलब जो कार्बन का एटॉमिक नंबर है वो 6 है और जो कार्बन का मास नंबर है वो 12 है। तो एटॉमिक नंबर सेम रहता है। देखिए मैंने क्या बताया, ऑल आइसोटॉप्स ऑफ ए पार्टिकुलर एलिमेंट हैविंग आइडेंटिकल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। देखिए, ठीक है, तो प्रोटॉन का मतलब जेड इक्वल टू पी होता है। देखिए यहाँ पे जेड पी के इक्वल ही होता है, मतलब जितना भी नंबर ऑफ प्रोटॉन है वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, और वही जेड होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को पी कहते हैं, एटॉमिक नंबर को जेड कहते हैं। जो भी नंबर ऑफ प्रोटॉन है वही उसका एलिमेंट का, उस एलिमेंट के सेल में जितना भी नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ठीक है, वो उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है और उसी को जेड से भी डिनोट करते हैं। तो पी जेड के बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए, तो हम कह रहे हैं कि जेड जो है वो किसी आइसोटोप का, मान लीजिए कार्बन का आइसोटोप है, तो उसका दोनों आइसोटोप का, ठीक है, अपना पी सेम होगा, एन डिफरेंट होगा, तभी वो आइसोटोप होगा। जैसे आप मान लीजिए हम बोलते हैं कि जो, देखिए जो ए है, ठीक है, जो ए होता है वो पी प्लस एन होता है, मास नंबर पी प्लस एन होता है। ठीक है, देखिए पी यहाँ पे 6 है, एन 8 है, यहाँ पे देखिए पी 6 है और एन 8 है, तो ये कार्बन 14 है। ठीक है, ये कार्बन 12 है, यहाँ पर पी 6 है, एन 6 है। देखिए यहाँ पर पी 6 है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर सेम है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है। ठीक, और जो ए होता है मतलब जो मास नंबर होता है वो पी प्लस एन होता है, मतलब 14। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, बहुत बेसिक से बढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, देखिए इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको भी एज इट इज़ याद रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए कंपाउंड क्या होता है, ए कंपाउंड इज ए सब्सटेंस, ए कंपाउंड इज ए सब्सटेंस फॉर्म व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स आर केमिकली ज्वाइंट। ठीक है, जब दो या उनसे अधिक एलिमेंट केमिकली ज्वाइंट होते हैं तो उसे कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो देखिए वाटर, दो या दो से अधिक एलिमेंट, दो एलिमेंट यहाँ जुटे हैं, एच का 2 एटम, ओ का 1 एटम मिलके वाटर बना है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। आगे बताते हैं। शुगर, शुगर C12H22O11, देखिए दो या दो से अधिक एलिमेंट बताया था तो 2 एलिमेंट्स यहाँ पे जुड़े थे, H और O। यहाँ पे 3 एलिमेंट जुड़ रहे हैं जी, CHO, और C का 12 एटम, H का 22 एटम, O का 11 एटम मिलके शुगर बन रहा है। तो ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन है शुगर का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पॉइंट वाइज हमने लिखा है और एक एक चीज लिखा है। ठीक है, when the element joins chemically they lose their individual properties and have different property from the elements they are composed of। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ कहना चाह रहे हैं, ठीक, कि जैसे वाटर है जी, वाटर एक कंपाउंड है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। हाइड्रोजन की अपनी प्रॉपर्टी है कि वो गैस है और उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है। ऑक्सीजन की भी अपनी प्रॉपर्टी है कि वो गैस है और उसकी भी सब कुछ अलग है। लेकिन जब वो केमिकली ज्वाइन हो रहा है, एच का जब 2 एटम, ओ का 1 एटम जब मिल रहा है तो उसकी प्रॉपर्टी सीधे डिफरेंट हो जा रही है और वाटर बन जा रहा है। मतलब दोनों गैस था लेकिन एक डिफरेंट प्रोपोर्शन में जब हम उसको
कंबाइन करते हैं केमिकली, ठीक है, तो वाटर बन जाता है, वो लिक्विड बन जाता है जी, उसकी प्रॉपर्टी अलग हो जाती है, ठीक है। अब देखिए, कंपाउंड कैन बी मेनली ऑफ टू टाइप्स बेस्ड ऑन टाइप ऑफ बॉन्ड, ठीक है। देखिए यहाँ पे बहुत कॉन्ट्राडिक्शंस है, ठीक है, तो मैंने उसी को लिखा है जो सही है, ठीक है। यहाँ पे बहुत कॉन्ट्राडिक्शन है, कोई 3 बताएगा, कोई 4 बताएगा, ठीक है, तो बहुत कॉन्ट्राडिक्शन है, तो जो सही है मैं आपको वही बता रहा हूँ। देखिए, एक आयनिक कंपाउंड होता है, आयनिक कंपाउंड, ठीक है, एक होता है कोवैलेंट कंपाउंड, ठीक। आयनिक कंपाउंड देखिए बेस्ड ऑन टाइप ऑफ बॉन्ड होता है, ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड, ठीक है, और कोवैलेंट कंपाउंड में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। अब ये आयनिक बॉन्ड के बारे में, कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे, ठीक है, और अच्छे से वहाँ पे पढ़ोगे। अभी बस मैं डेफिनेशन यूज़ कर रहा हूँ और मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो आप इसको बस समझने की कोशिश करो थोड़ा सा। देखिए NaCl सॉलिड है, ठीक है, ये Na प्लस Cl माइनस होता है। देखिए ये इक्विलिब्रियम में हमेशा एग्जिस्ट करता है, मतलब कभी ऐसा नहीं होता मिक्सचर में कि सिर्फ NaCl सॉलिड है, ये Na प्लस और Cl माइनस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब जब भी कंसिडर करते हैं तो Na प्लस प्लस Cl माइनस कंसिडर करते हैं, ठीक है। और देखिए इसका कोवैलेंट कंपाउंड का एग्जांपल H2O है, CH4 है। अब देखिए H2O होता है तो उसका एक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, H, ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर होते हैं, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर यहाँ पे बचते हैं, ठीक है, तो लोन पेयर बचता है, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, H2O। तो यहाँ पे देखिए ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, मेनली हमको यही दिखाना था, ये जो बॉन्ड है ये कोवैलेंट बॉन्ड इसी को कहते हैं, ठीक है, और ये शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करने से ये बॉन्ड बन रहा है और ये कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है। इस तरह CH4 है जी, तो CH4 टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है, लेकिन अभी छोड़िए, अभी आप बेसिक हैं तो इतना मत जानिए, ऐसे जानिए कि CH4 ऐसा होता है, ऐसा 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 ऐसा, जो आप 10th में पढ़े होंगे, ठीक है, कि CH4 कैसा होता है, तो CH4 कुछ ऐसा होता है, लेकिन ये टेट्राहेड्रल होता है, आप पढ़िएगा तो सब पता चलेगा, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें कुछ खास डरने की कोई बात नहीं है। तो ये CH4 आप 10th में पढ़ते होंगे, ऐसे ही बता रहे हैं। तो ये जो बॉन्ड है जी, यही कोवैलेंट बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, ठीक है, तो ये कोवैलेंट कंपाउंड हो गया अपना CH4H2O, ठीक है, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। NaCl अपना आयनिक कंपाउंड हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मॉलिक्यूल क्या होता है, ठीक है, मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है ए ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स that form the smallest identifiable unit into which a pure substance can be divided and still retain the composition and chemical properties of that substance. A group of 2 or more atoms that form the smallest identifiable unit which is a pure substance can be divided and still retain the composition and chemical properties of the substance, ठीक है। अब देखिए इसमें तो डेफिनेशन में सारा कुछ लिखा हो, अब इसकी हिंदी क्या समझाऊं, एकदम परफेक्ट डेफिनेशन है, आप इसे समझिए, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें। देखिए मॉलिक्यूल क्या होता है, ठीक, सब कुछ लिखा हुआ है इसमें, आसानी से आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं जो एक कंफ्यूजन आता है बच्चों का राइज होता है, ठीक है, कि अब जैसे मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल में देखिए मैं आपको H2O दे रहा हूँ, और H2O कंपाउंड के भी एग्जाम्पल में दिया था अगर आपको याद हो, ठीक है, और देखिए H2O2 दे रहा हूँ, ये भी कंपाउंड है। तो ये मॉलिक्यूल और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है जी, है ना। तो देखिए एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ एटम इज मॉलिक्यूल बट कंपाउंड इज फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। लाइक किसी चीज को आप कंबाइन कर दीजिए, मतलब अगर 2 सेम एलिमेंट है उसका भी कॉम्बिनेशन है, जैसे O2, यहाँ पे O और O सेम एलिमेंट है, ऑक्सीजन का 2 एटम है, ठीक है, तो इसको भी आप कंबाइन करिए तो वो मॉलिक्यूल है। और अगर आप डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स को भी कंबाइन कीजिए तो वो भी मॉलिक्यूल है, जैसे H2O, H और O डिफरेंट एलिमेंट है और उसके एटम्स को आप कंबाइन कर रहे हैं तो वो मॉलिक्यूल है। H2O2, H और O डिफरेंट है, उसके एटम्स को आप कंबाइन कर रहे हैं तो वो मॉलिक्यूल है, ठीक। लेकिन कंपाउंड में क्या होता है कि 2 डिफरेंट एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से ही कंपाउंड बनता है, जैसे H2O तो कंपाउंड है लेकिन O2 कंपाउंड नहीं है, H2 कंपाउंड नहीं है, क्योंकि इसमें डिफरेंट एलिमेंट नहीं है जी, इसमें O2 है, इसमें H2 है, ठीक है।
तो ये डिफरेंस है। अब देखिए, तो ऑल कंक्लूजन हम निकालते हैं कि ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स बट ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड। ठीक है, देखिए अभी आप अच्छे से समझ गए होंगे, हो सकते हैं आप चीज़ को भूल जाएं, तो आप ये चीज़ याद रखिएगा, ये बहुत ही अच्छा चीज़ है, ये रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, जो कि बहुत काम आने वाला है अपने। तो ये देखिए, ये पाई डायग्राम है, पढ़िएगा सेट थ्योरी में, ठीक है। तो ये पूरा जो स्क्वायर एरिया है वो मॉलिक्यूल है, मतलब स्क्वायर के अंदर जो भी है वो मॉलिक्यूल है। इसके अंदर एक स्पेशल पार्ट है जो कंपाउंड है, मतलब ये जो पिंक पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये कंपाउंड है। मतलब ये इस पार्ट में जो आ रहा है वो कंपाउंड तो है लेकिन मॉलिक्यूल भी है। लेकिन इस पार्ट में जो आता है, इस पार्ट में जो आता है वो मॉलिक्यूल तो है लेकिन कंपाउंड नहीं है। तो आपको हो सकता है इन चीज़ों को याद रखने में परेशानी हो, तो आप सीधे ये पाई डायग्राम याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ यूजुअल टर्म्स हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। क्या होते हैं यूजुअल टर्म्स? जैसे आइसोटॉप्स है, ठीक है। आइसोटॉप किसको कहते हैं, इसमें मैंने आपको बताया भी था, जो कार्बन का जब आइसोटॉप बता रहा पूरा तो बताया था। तो देखिए आइसोटॉप क्या है, यहाँ पे Z इक्वल टू पी सेम होता है, क्योंकि Z और P सेम चीज़ है, और N डिफरेंट होता है, इसे आइसोटॉप कहते हैं, ठीक है। देखिए AP+N होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। जो N है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, मतलब सॉरी, जो P+N है, A है, वो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। देखिए न्यूक्लियॉन्स कहते हैं प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो जो है उसको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ठीक है। न्यूक्लियस के बाहर क्लाउडी स्पेस में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो न्यूक्लियस का पार्ट नहीं होता। न्यूक्लियस का पार्ट दो ही है, अपना प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिला के कहते हैं न्यूक्लियॉन्स, मतलब एक तरह से कहिए न्यूक्लियॉन्स दो टाइप का होता है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो ए जो है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होता है, और ये P+N के बराबर होता है। जो P है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और N है, जो P है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, P है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और N है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो A P+N के बराबर होता है, ठीक है। तो इसमें कहेंगे कि P तो सेम है और A डिफरेंट है, जैसे कार्बन। देखिए यहाँ पे हम एलिमेंट का सिंबल भी बताया था, वहाँ से भी देख सकते हैं CZA होता है। तो देखिए A यहाँ पे 12 है और A यहाँ पे 14, तो डिफरेंट है, ठीक है। इसका मतलब N डिफरेंट, क्योंकि Z तो सेम ही है। अब देखिए आइसोबार किसको कहते हैं? आइसोबार कहते हैं कि जिसका Z इक्वल टू P डिफरेंट हो, N सेम, ठीक है। देखिए Z इक्वल टू P डिफरेंट है, इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन ही तो किसी भी एलिमेंट का आइडेंटिफिकेशन है, कि अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज हो तो एलिमेंट चेंज हो गया। तो स्वाभाविक है कि डिफरेंट एलिमेंट में आइसोबार्स मिलते होंगे। तो देखिए डिफरेंट एलिमेंट में मिल रहा है, यहाँ सल्फर है, क्लोरीन है, आर्गन है, ठीक है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, तो यहाँ डिफरेंट एलिमेंट हो जा रहा है। तो Z इक्वल टू P डिफरेंट है, देखिए यहाँ 16 है, 17 है, 18 है, 19 है, 20 है, ठीक है। तो ये सब अलग अलग है, और यहाँ 40 40 40 40 N सबका सेम है, ठीक है। ये A है तो ये सेम है, ठीक। तो इसको कहते हैं आइसोबार, ठीक है। चलिए तो देखिए आइसोटोन्स क्या है जी, ठीक है। आइसोटोन्स क्या है? आइसोटोन में P डिफरेंट होता है और N सेम होता है, ठीक है, आइसोटोन्स में, ठीक। अब जैसे देखिए, ठीक है, जैसे ये सल्फर है, ठीक, सल्फर में देखिए 16 36, इसमें कुछ करेक्शन होगा, ठीक है, इसमें कुछ करेक्शन होगा, ठीक है। ये चीज़ अपना रॉन्ग है, ठीक है, ये चीज़ रॉन्ग है। और इसमें देखिए ए सेम होता है, क्या सेम होता है? ए सेम होता है, ठीक है। इसमें ए सेम होता है, Z इक्वल टू P डिफरेंट, देखिए ए सबका सेम है, ठीक है। यहाँ पर आइसोटोन जो होता है उसमें P डिफरेंट होता है और N सेम होता है, ठीक है, जो आइसोटोन है। तो आइसोटोन में देखिए P डिफरेंट है, 16 है, 17 है, 18 है, 19 20 है, N सेम होता है। देखिए यहाँ पे ये 36 जो है, सल्फर का जो 36 है, तो 36 माइनस 16 कितना के बराबर होगा? 20। तो यही तो क्या है? N है ये, देखिए N 20 है। इसमें देखिए क्लोरीन में क्या है? 17 है, 37 है, ठीक है। तो 37 क्या होता है? P+N, ये 37 के बाद ये 37 A होता है, A P+N होता है, ठीक है। तो और ये 17 क्या है? P,
तो जो n इक्वल टू होगा वो क्या होगा, 37 इंटू 37 माइनस 17, तो 37 माइनस 17 20। इसी तरह इसमें भी देखिए 39 माइनस 19, 39 माइनस 19 कितना होगा 20। ठीक है, तो आसान है। तो इसमें देख लीजिए किसको आइसोटोन कहते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं कि जब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जी, जैसे N3 माइनस। ठीक है, अब देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे काउंट करते हैं। जिस भी दो स्पीसीज के पास अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, अब देखिए सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे, N3 माइनस है जी, N3 माइनस है। देखिए N में क्या होता है, N अगर न्यूट्रल है तो N का एटॉमिक नंबर 7 होता है, N का एटॉमिक नंबर 7 होता है। अब अगर N न्यूट्रल है तो 7 अगर प्रोटॉन है तो 7 उसका इलेक्ट्रॉन भी होगा, तब तो वो न्यूट्रल होगा जो N है। अब अगर हम कह देते हैं N पर 3 माइनस है, इसका मतलब उस पर 3 इलेक्ट्रॉन जाता है, तब तो 3 निगेटिव चार्ज आ रहा है, क्योंकि 7 प्रोटॉन को 7 इलेक्ट्रॉन काउंटर कर रहा है। ठीक है, तब तो वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल से अगर 3 नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो 7 इलेक्ट्रॉन तो पहले जो काउंटर कर रहा है और 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, जिसकी वजह से 3 नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा 10। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, N3 माइनस है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3। ठीक है, तो कैसे होता है 10 बता दिए। O2 माइनस है, देखिए O का एटॉमिक नंबर 8 है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 है, तो 8 इलेक्ट्रॉन तो उसको काउंटर करने में लगता है, मतलब न्यूट्रल O में 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर O पे 2 माइनस चार्ज आ गया तो मतलब 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, मतलब 8 प्लस 2 10 है। उसी तरह यहाँ 9 प्लस 1 10 है, यहाँ पे 10 प्लस 0 10 है। तो इसमें सब में जितना भी स्पेसीज है सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो ये क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है। तो ये सब क्या है, आइसोटॉप्स क्या है, दो स्पेसीज को कंपैरिजन करते हैं तो बताते हैं कि इसके बीच क्या रिलेशन है। तो वो क्या रिलेशन हो सकता है, आइसोटॉप्स हो सकता है, वो आइसोबार्स हो सकता है, वो आइसोटोन्स हो सकता है, वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है, वो आइसोमर भी हो सकता है। तो आइसोमर कैसे पता करते हैं, देखिए आइसोमर आप ऑर्गेनिक में बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, ऑर्गेनिक में मतलब आइसोमर क्या होता है, आइसोमर होता है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, उसको कहते हैं आइसोमर। ठीक है, तब आइसोमर जैसे अब एग्जाम्पल समझा देते हैं चलिए। जैसे देखिए एक कंपाउंड है, ठीक है, मेरे पास स्पेस की कमी है। एक कंपाउंड है, जैसे मान लीजिए CH3 CH2 CH2OH, एक कंपाउंड है। ठीक है, ये एक कंपाउंड है CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, अब देखिए इसको दो तरीक़ा से कर सकते हैं जी। देखिए ये CH3 हो गया, ये CH2 हो गया, ये CH2 हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पर OH लगा देते हैं, ठीक है, और अगर यहाँ पर OH लगा देते हैं, तो ये दोनों का डिफरेंट स्ट्रक्चर है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, तो सेम है, तो इसी को कहते हैं, जैसे ये दोनों पेयर है, ये दोनों पेयर, तो ये दोनों पेयर अपना कहलाता है आइसोमर्स। तो ये जो डॉट डॉट है सबको कार्बन काउंट करते हैं, पढ़िएगा आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, चिंता की बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल्स के साथ, उसमें न्यूमेरिकल्स कराएंगे और आगे बताएंगे, मोल कंसेप्ट बताएंगे, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बताएंगे। ठीक है, पेटिट्स लॉ बताएंगे, तो बहुत कुछ बताएंगे, मॉलिक्यूलर मास निकालने का फॉर्मूला कुछ कुछ बताएंगे, तो ये सब हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो ठीक है चलिए, तो बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।